आदाब दोस्तों, जय हिंद, जय गांधी देश। दोस्तों, आज बात करेंगे एसआईआर पे। एसआईआर जो स्पेशल समरी रिवीजन है इलेक्शन कमीशन का, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, तो ये पहली बार नहीं हुआ है, हमेशा होता है। इलेक्शन कमीशन ने कई बार किया, इससे पहले भी हुआ है। हमेशा ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन इस बार इसको ऐसा बना दिया गया है। जो ये सरकार है, जैसे नैरेटिव की सरकार है, ये सरकार है जो हिंदू मुस्लिम की सरकार है, मतलब हिंदू मुस्लिम करने वाली सरकार है। तो इस सरकार को यही करना है। यहाँ जो एसआईआर के जरिए अब ये हर चीज़ में अपना फ़ायदा देखना चाहती है। जो संविधान, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने बनाया था, वो ये बनाया था कि देश की जनता को इसका फ़ायदा मिले और देश की जनता पे किसी तरह निरंकुशता हावी ना रहे। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है कि ये सरकार जो है संविधान के हर उस लैब्स को, हर उस कोने को टटोल रही है जिसमें कि तानाशाही, निरंकुशता स्थापित की जा सके, और इसमें अपना फ़ायदा देखती, कहाँ डराया जाए, कहाँ धमकाया जाए, कहाँ दहशत पैदा की जाए। ऐसे वो संविधान का, इस तरह संविधान का इस्तेमाल कर रही है और लगातार ऐसा ही हो रहा है। एसआईआर चुनावी प्रक्रिया को एक नया आयाम देने के लिए बनाई गई प्रक्रिया है, सतत रहने वाली। लेकिन यहाँ एसआईआर के जरिए जनता को, देश की जनता को डराया जा रहा है, दहशत की जा रही है। यहाँ वोट काटने का साधन बनाया जा रहा है। यहाँ जो एसआईआर के तहत अभी जैसे बिहार में देखा कि 65 लाख वोट काट दिए, 21 लाख बने, मतलब एक विधानसभा में इन्होंने 30 से 35 हज़ार वोट काटे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 2.25 लाख, 2.5 लाख या 2 लाख की विधानसभा में अगर 30,000 25,000 वोट कट जाते हैं, कम से कम मिनिमम औसत के हिसाब से, तो हार जीत का फैसला आप देख सकते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। सीधा सा ही ये है कि सरकार के दबाव में जो अगर किया गया ये फैसला है चुनाव आयोग का, तो इससे सीधा अपोजिशन के या सरकार विरोधी वोट धराशायी होंगे, कट जाएंगे। और यही हुआ है। 45,000 एक विधानसभा में वोट काट दिए गए हैं, मरे घोषित कर दिए गए हैं, और वो लोग जिंदा है। अब वो बयान दे रहे हैं कि हम तो जिंदा हैं, हमारा वोट काट दिया गया है। वो ताज्जुब करते हैं, लेकिन हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। बिहार में यही हुआ है। ऐसे अनेक जो मतदाता ये सामने आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारा वोट काट दिया गया, हमें मरा हुआ घोषित कर दिया गया, हम तो जिंदा बैठे हैं। और दूसरी तरफ एक और, इतनी जल्दी क्या है, ये सतत रहने वाली प्रक्रिया है, तो इतनी जल्दी कोई तूफान नहीं आ रहा कि एसआईआर को इन्होंने लागू अपना लिमिटेड टाइम पीरियड में करना है, दिसंबर में ख़त्म करना है। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती है। लेकिन यहाँ इतनी जल्दबाजी क्यों है? क्या सरकार को किसी तरह का डर है? आखिर इतनी जल्दी क्या है? और दूसरे गृह मंत्री कहते हैं कि हम पहले डिलीट करेंगे, वोट डिलीट करेंगे, उसके बाद छटनी करेंगे, उसके बाद ये प्रक्रिया एनआरसी की तरह। ये डराना, एक तरह से जनता को डराना, जनता को दहशत पैदा कर, धमकाना, ये सब है। और ये सब हो रहा है इस देश में। तो हो रहा है तो कौन रोकेगा भाई? गजब यही है। और देश की जनता चुप बर्दाश्त कर रही है। विकास की बात नहीं होती, रोटी की बात नहीं है, सिलेंडर चाहे 1000 रुपये का हो जाए, कोई बात नहीं है। पेट्रोल जो 100 रुपये के आसपास जाए, कोई बात नहीं होती। और दूसरा, डॉलर की कीमत 90 रुपये हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले जब कहा था, जब विपक्ष में थे, नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था जब सीएम थे कि जब डॉलर गिरता है तो प्रधानमंत्री की छवि गिरती है। डॉलर चढ़ता है तो प्रधानमंत्री की छवि गिरती है, जब रुपये का भाव गिरता है तो डॉलर के मुकाबले। तो ये दोस्तों, लेकिन आज यही हो रहा है। आधार कार्ड को पहले ये कहा गया था इलेक्शन से पहले, जब ये सरकार नहीं थी नरेंद्र मोदी का, आधार कार्ड देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, उसके बाद आधार कार्ड को कंपलसरी कर दिया गया। और अब आधार कार्ड को सीए से बाहर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो प्रूफ नागरिकता का, अब वोटर के लिए नागरिकता का मैं मानता हूँ प्रूफ है, लेकिन ये नागरिकता साबित करने का प्रूफ नहीं है। एक नागरिक के पास, हमारे पास वोटर आईडी है, हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे पास पैन कार्ड है, हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, बिजली के बिल है, पानी का बिल है, और दूसरे जैसे फैक्ट्री लाइसेंसिंग है, या हमारे नाम कोई सरकारी काम है उसका लाइसेंस है, पंजीकरण है, या हमारे पास हमारी प्रॉपर्टी है, दादालाई प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है, तो उसके कागज़ मेरे दादा परदादा के नाम अगर कागज़ निकलते हैं तो 200-250 साल के कागज़ निकलते हैं। उसके बाद भी अगर मैं भारत का नागरिक नहीं होता तो ये अचंभे वाली बात है। ऐसे खाला जी का घर है क्या? और भारत की नागरिकता इतनी सस्ती है क्या? कोई भी सरकार, चुनी हुई सरकार, जो 272 वोट इधर उधर से साम दाम दंड भेद सारी नीति बना के, भानुमति का कुर्बा बना के सरकार बनाती है, उसे भारत के नागरिकों की नागरिकता खत्म करने का अधिकार हो सकता है क्या? गजब। कौन से कानून में, कौन से संविधान ने दिया? वी द पीपल ऑफ इंडिया का संविधान आप पढ़ते हैं क्या? आपने पढ़ा है क्या भारत का संविधान?
मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश का कौन सा ऐसा नागरिक है वो ये अधिकार इस सरकार को देता है, या दुनिया की ऐसी कौन सी सरकार है नागरिकों का की नागरिकता छीनने का अधिकार उसे मिल जाता है। तो दहशत ज़्यादा आज पैनिक इतना फैला जा रहा है। बीएलओ जो नियुक्त किए हैं, बीएलओ हमेशा को परमानेंट नौकरी नहीं होती है। चुनाव आयोग जो बीएलओ नियुक्त करता है वो तो अस्थायी कर्मचारी होते हैं, कोई स्कूलों के टीचर होते हैं, कोई हेल्थ सर्विसेज के होते हैं, कोई आंगनवाड़ी के होते हैं, ये ऐसे टीचर्स वगैरह इनको बीएलओ नियुक्त किया जाता है। लेकिन यहाँ अब ये है कि बंगाल में बीएलओ की ने आत्महत्या करी है, केरल में, गुजरात में बीएलओ ने आत्महत्या की, राजस्थान में भी ऐसी सब सूचनाएं आ रही है, बिहार से ऐसी सूचनाएं आ रही है। तो ये इस देश में है कि बीएलओ प्रताड़ित किए जा रहे हैं। वो इतना काम का बोझ उनका, उनको एक लिमिटेड पीरियड दिया गया, उन्होंने कहा इतना हम पे बोझ कर दिया गया है, और वो अस्थायी रूप से उन्हें ड्यूटी भी ज्वाइन करनी पड़ती है, ये भी करना पड़ रहा है। तो वो इतने परेशान है कि उनको बिल्कुल आत्महत्या पे मजबूर किया जाए। कई बीएलओ ने आत्महत्या कर लिया और उन्होंने चिट्ठी लिखी बताया है, और चिट्ठी में कारण यही बताया कि हम पर जो चुनाव आयोग का दबाव है, और दबाव नाजायज चीज़ों का करने का है। और एक ऐप दे दिया गया है मोबाइल में, हाथों हाथ उन्होंने करना है, उन्होंने क्लिक किया, एक क्लिक करते ही आपकी नागरिकता संदेह के घेरे में आ जाएगी, एक क्लिक करते ही आपका वोट हट जाएगा। असल नागरिकता खत्म करने का तो इनका मकसद मुझे नहीं लगता है। सबसे बड़ा कारण ये है डराने का, दहशत पैदा करने का, और आपके वोट जो सरकार विरोधी वोट है उनको काटने का इनका मकसद है चुनाव आयोग। दूसरी बात ये है, हर संस्था जवाबदेह है, हर संस्था जवाबदेह है न्यायालय के प्रति, लेकिन यहाँ न्यायालय के प्रति चुनाव आयोग नहीं है, बिल्कुल उसको निकाल दिया गया संविधान की उस धारा से कि चुनाव आयोग पे कोई कार्रवाई न्यायालय कर सकता है। लोकसभा में, संसद में बिल ला के ये कर दिया गया है इन्होंने, तो ये गलत है। ऐसा होता है क्या कि चुनाव आयुक्त न्यायालय की परिधि से बाहर हो जाए, उस पर केस ही नहीं हो सकता, उस पर फाइल नहीं हो सकती, उससे जवाबदेह नहीं हो सकता, उसे आरटीआई से बाहर कर दिया गया है। तो गजब यही हो रहा है इस देश में, क्या क्या हो रहा है, ये तानाशाही की निशानी है। और दूसरा मैं और बताता हूँ, मैंने कई बार नेशनल डिबेट में भी ये कहा है कि भारत को बनाना रिपब्लिक बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मुझे लगता है ये कोशिश इनकी नाकाम रहेगी, क्योंकि देश की जनता बहुत समझदार है। लेकिन बनाना रिपब्लिक, अब मैं आपको समझाता हूँ, बनाना रिपब्लिक यही मैंने 5 साल 6 साल पहले कहा, तो वो आज साबित हो रहा है कि बनाना रिपब्लिक जहाँ पे सरकार यही रहेगी, हर साल 5 साल बाद चुनाव भी करवाएंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हिटलर भी चुनाव के जरिए चुन के आता था, मुसोलिनी भी चुनाव के जरिए चुन के आता था, किंग जॉन भी चुनाव के जरिए चुन के आता है, तो सद्दाम हुसैन, हुस्न मुबारक, कर्नल गद्दाफी, मैं इतने तानाशाह बताता हूँ दुनिया में, ईदी अमीन, ये सब तानाशाह बताओ, हर बार चुनाव करवाते थे। लेकिन चुनाव के बाद सरकार 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 सरकार लोगों ने चलाई है। आरएसएस यही समझ रही है कि हम भी ऐसा मॉड्यूल तैयार करें हिंदुस्तान में कि सब कुछ हो, भूल झोंके और सरकार हम बनाए। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो सोचा जा रहा है एक वर्ग विशेष के द्वारा, एक समूह के द्वारा जो ताकत में बन के बैठे हैं वो। और ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है, संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा, हमारी डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हमारी डेमोक्रेसी दुनिया में इतनी बड़ी डेमोक्रेसी थी कि लोग इसकी मिसाल देते थे कि भारत एक ऐसा बहुदलीय गणतंत्र है जहाँ पे अलग कई दल हैं, हर विचारधारा के लोग चुनाव में भागीदारी कर रहे हैं, और सत्ता जिसको मिलती है वो बिल्कुल शांति से परिवर्तित होती है। वरना हमारे पड़ोस में हमने देखा, पाकिस्तान में जब भी सत्ता बदली है, चाहे जियाउल हक के टाइम हो, चाहे भुट्टो के टाइम हो, चाहे बेनजीर के टाइम हो, चाहे और हो, 4-4 प्रधानमंत्री मार दिए जाते हैं, कत्ल कर दिए जाते हैं। लियाकत अली से लेके भुट्टो, बेनजीर और जियाउल हक जैसे कत्ल कर दिए गए। यही बांग्लादेश में हुआ है, जहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान जैसे को, जिन्होंने जनक था जो बांग्लादेश के बंगबंधु, उनका कत्ल कर दिया गया। उसके बाद फांसी, एक प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को फांसी दी गई। ये हो रहा है। यही श्रीलंका में उथल पुथल हुई है, लेकिन हमारे देश में गणतंत्र में ये अभी तक नहीं हुआ है। इवन नेपाल में भी ये हुआ है अभी जो हंगामा हुआ। लेकिन हिंदुस्तान, यहाँ का लोकतंत्र इतना मजबूत है, हमें पता है, हमारा संविधान, हमें गर्व है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनकी जो पूरी टीम जो थी, जिन्होंने 243 सदस्यीय विधान, जो हमारी संविधान सभा थी, उसने जो संविधान बना के हमें दिया था, वो संविधान जिसमें बाद में प्रेमबल जोड़ा गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो ये हमारी विशेषता है। लेकिन आज उस विशेषता को कलंक लग रहा है, आज उस विशेषता पर चोट की जा रही है। ये चोट कौन कर रहा है, सोचने की बात यही है। लोकतंत्र हमारा मजबूत है, लोकतंत्र हमारा मजबूत रहेगा, लेकिन इस लोकतंत्र को पंगु और कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, कहीं सीए के जरिए, कहीं एनआरसी के जरिए, कहीं ये जो अल्पसंख्यकों पर हमला करके, कहीं अल्पसंख्यकों को डरा के, कहीं दलितों को डरा के, और कहीं अब ये सीए जो एसआईआर के जरिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तौर पे
हालांकि असम्बली रिवीजन लगातार होता रहा है, वोटर लिस्ट में चेंजिंग होती रहती है, वोटर लिस्ट हमेशा रिवाइज होती रहती है और बीएलओ इसी तरह घर जाए, लेकिन इस तरह उसे पीरियड नहीं दिया जाता कि आपको इतने दिनों में ये करना है, और उसको एक ऐप दे दिया जाता है, एक क्लिक करके मोबाइल से वोट गायब, फार्म चेक हो रहा है नहीं हो रहा है कोई गारंटी नहीं है, जो बीएलओ करेगा वही फाइनल है। और ये दबाव पड़ा सबसे बड़ा खतरा है इस देश में, डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा खतरा एसआईआर से। तो जनता को सोचना पड़ेगा, चुनाव आयोग जो कर रहा है जवाब इसको आज नहीं तो कल देना पड़ेगा, जिस तरह राहुल गांधी ने कहा है कि आज नहीं तो कल जवाब देना पड़ेगा। चुनाव आयोग जो कर रहा है इसकी जो उन्होंने अभी बिहार में किया है, जिस तरीके से 90% स्ट्राइक रेट के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेती है, 90% के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है, तो 90% ये आप लगा सकते हैं स्ट्राइक रेट क्या होती है। 100 में से 90 वोट अगर एक पार्टी को पड़ जाते हैं तो ये ताजुब की बात है, सोचने की बात है। अगर 100 में से 90 सीटें एक पार्टी लेके जाए, है ना गजब की बात। लेकिन यही हो रहा है, जवाब कौन देगा, जवाब कौन लेगा, ये सोचने की बात है। देश की जनता चुप है, 140 करोड़ में कोई बोलने वाला नहीं है। कोई ऐसा नेता जोहरान ममदानी जो न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बने हैं उनके जैसा नहीं है। जैसे परसों देखा था, हमारे देश का प्रधानमंत्री विश्व गुरु बनता है, लेकिन जब ट्रंप भारत के बारे में उल्लू बोलता है, देश के प्रधानमंत्री को चेतावनी देता है पाकिस्तान के को लेके, जब ये जंग हुई थी उसको लेके, ऑपरेशन सिंदूर का, प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। लेकिन ममदानी ने परसों फासिस्ट कहा ट्रंप के सामने, जब पत्रकारों ने पूछा कि आप ट्रंप को अभी भी फासिस्ट मानते हैं, ये व्हाइट हाउस के अंदर ममदानी ने कहा, जोहरान ममदानी, वो भी भारतीय मूल का मुसलमान है और गुजराती है, और उसने ये कहा कि मैं हाँ आज भी ट्रंप को फासिस्ट मानता हूँ, तानाशाह मानता हूँ। ट्रंप हंस के रह गए, कहते हैं अपने विचार बदल लेंगे। ये पहचान होती है एक लीडर की। कहाँ है ऐसा लीडर भारत में। जय हिंद, जय गांधी देश।